अब इंसिया उस फंसे हुए बकरी के बच्चे के पास जाती है और उसे वहाँ से बाहर निकाल कर उसको दिलासा देने लगती है। पर तभी पीछे से ट्रेन अचानक चालू हो जाती है। ये देखकर इंसिया तेजी से भागने लगती है, लेकिन अब कुछ फायदा भी नहीं था क्योंकि ट्रेन भी काफी तेज हो चुकी थी और इंसिया कुछ बोल भी नहीं सकती थी, वरना वो आवाज करके ट्रेन को रोक भी सकती थी। उसकी मम्मी भी सो रही थी और कुछ ही देर में ट्रेन भी वहाँ से चली जाती है। बेचारी इंसिया बस रो सकती थी, पर तभी वहाँ पर एक माल गाड़ी आती है। ये देखकर इंसिया उस गाड़ी में ही बैठ जाती है और तभी थोड़ी देर में मम्मी की आंख खुलती है और वो इंसिया को वहाँ पर न पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पर अब कुछ भी फायदा नहीं था क्योंकि ट्रेन अब हिंदुस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर को पार कर चुकी थी और तभी वो मालगाड़ी भी अब दूसरे इंजन से अटैच होकर वापस दूसरे ट्रैक पर जाने लगती है। और यहाँ इंसिया की मम्मी ट्रेन रोककर बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से अपनी बच्ची के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो लोग रात को कुछ भी नहीं कर सकते थे और वापस बिना वीजा के वो जा भी नहीं सकती थी। और अब अगली सुबह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहाँ बहुत सारे भक्त एक कार्यक्रम की ओर जा रहे थे। ये देखकर इंसिया भी उनके पीछे जाने लगती है और तभी इंसिया वहाँ पहुँच जाती है। अब इंसिया एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। सभी लोग उस मनोरंजन में बहुत मजे कर रहे थे और जब प्रोग्राम खत्म होता है तो तभी वो आदमी जो खाना खाने वाला था कि वो इंसिया को देखता है और तभी वो बच्ची जल्दी से आकर आदमी का पूरी लस्सी एक बार में पी जाती है, जिसके बाद आदमी बच्ची को भूखा देखकर उसे भर पेट खाना खिलाता है। लेकिन जब उस बच्ची के बारे में आदमी उससे पूछता है तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, जिसके बाद जब आदमी वहाँ से जा रहा था कि तभी वो बच्ची उसके पीछे जाने लगती है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर खो गई है, जिस वजह से वो उसे एक मंदिर में बैठा देता है और अपने मम्मी पापा का इंतजार करने के लिए कहता है। और जैसे ही आदमी वहाँ से जाता कि तभी बच्ची फिर से उसका पीछा करने लगती है और इस बार आदमी उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है। लेकिन पुलिस वाले बच्ची को वहाँ पर रखने से साफ मना कर देते हैं और अपनी जानकारी देकर जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद आदमी कौन चाहते हुए भी बच्ची को अपने साथ ले जाना पड़ता है। और तभी आदमी बच्ची को सभी शहरों के नाम बताने लगता है जिससे पता चल सके कि वो कहाँ की है। पर बच्ची सब शहर को ना कह रही और अब जब आदमी सभी शहरों का नाम बता रहा था तो बच्ची सभी शहर को ना बोल रही थी और तभी बस में बैठे सभी लोग अपने अपने शहर के नाम बोलते हैं और तभी आदमी अपना नाम पवन बताता है, जिसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। और तभी आदमी बच्ची से उसकी उम्र के हिसाब से उसे मामा बुलाने के लिए कहता है और फिर बैक स्टोरी शुरू होती है। दरअसल पवन के पिताजी प्रतापगढ़ के पोस्ट मास्टर होते हैं, जिस वजह से वो पवन के अच्छे भविष्य के लिए उसको कुश्ती के साथ पोस्ट मास्टर की भी सीख दिया करते थे। पर पवन भैया तो इसमें ही नहीं बल्कि 10वीं में भी 10 बार फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मारते हैं, जिस वजह से बाबूजी भी पवन से उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन जब पवन कुमार 11 बार में 10वीं पास होता है तो बाबूजी सदमे के कारण पहली बार में ही निकल लेते हैं और अब काम के सिलसिले में पवन भैया सीधा दिल्ली निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी बस में कंडक्टर के पास छुट्टा न होने के कारण वो उन लेडी को 5 रुपए देने के लिए कहते हैं। लेडी कहती है कि तुम 5 रुपए रख लो चलेगा, पर हमारे पवन भैया भी पैसे दिए बिना मानने वालों में से नहीं थे। और जब वो 10 का छुट्टा लेने जाते हैं तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है और तभी उस लड़की का पीछा करते हुए पवन भैया सीधा पहलवानों के घर पहुँच जाते हैं। कमेंट। और अब हमारे पवन भैया एड्रेस के हिसाब से एक अखाड़े वाले घर पर पहुँचते हैं। दंगल देखकर पवन भैया आदमी को अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताने लगते हैं, जिससे वो आदमी अपने अपोनेंट को चंद पलों में ही चित्त कर देता है। ये देखकर सभी लोग पवन भैया के लिए तालियां मारते हैं। पर तभी वही बस वाली लड़की आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसका पीछा करते हुए घर तक आ गया है। ये देखकर सभी खिलाड़ी पवन भैया को उठा लेते हैं, पर तभी पवन भैया घर का एड्रेस बताकर फुल वेरिफिकेशन कर लेते हैं। और पवन भैया तो यहाँ पर काम के ही सिलसिले से आए हुए थे, तो आदमी उन्हें अपनी लड़की के स्कूल में कुछ काम दिलवाने का वादा करते हैं, जिस वजह से पवन भैया को एक नौकरी भी मिल जाती है। जिसके बाद हमारे पवन भैया उन लोगों के साथ घुल मिलकर भी रहने लगते हैं। सब कुछ लल्लन टाप चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, लेकिन लड़की तो सिर्फ पवन भैया से ही शादी करना चाहती थी क्योंकि उसे उसमें पिताजी की परछाई दिखती थी, जिस वजह से आदमी लड़के वालों को 9-2-11 होने के लिए कहता है। लेकिन आदमी की भी एक शर्त होती है कि वो रजमा की शादी तभी पवन के साथ करेगा जब वो खुद के पैसों से घर खरीदेगा, वो भी। पवन को आदमी 6 महीनों में खुद का घर लेने की शर्त रखता है, जिसके बाद ये बैकग्राउंड स्टोरी यहीं पर ही खत्म होती है। और अब पवन भैया और इंसिया वापस अपने घर पहुंचते हैं। वो लोग इंसिया का नाम मुन्नी रखते हैं, लेकिन अब रजमा के पापा पवन को साफ साफ बोलते हैं कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है और ऊपर से ये मुन्नी कब तक हमारे साथ रहेगी। पवन के पास उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन जब पवन और रजमा कुछ काम से बाजार गए हुए थे कि तभी मुन्नी थोड़ा बहुत खाना खाकर हाथ धोने के चली जाती है। पर तभी मुन्नी को एक खास खुशबू आती है और जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं तो तभी सभी लोग मुन्नी मुन्नी कह के जोर से चिल्लपों कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग मुन्नी को ढूंढने बाहर जाते हैं तो तभी वो लोग देखते हैं कि मुन्नी मस्त मजे से चिकन लेग पीस दबोच रही थी। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि मुन्नी नॉनवेज खाती है, जिस वजह से वो मुन्नी को चिकन खिलाने के लिए ले जाते हैं। पर तभी मुन्नी अपनी मम्मी की याद में रोने लगती है। ये देखकर रजमा मुन्नी की ये कमी पूरी कर देती है, जिसके अगले ही दिन पवन और मुन्नी मंदिर जाते हैं। पर तभी मुन्नी मौका पाकर सीधा मस्जिद के अंदर चली जाती है और जब पवन अंदर जाकर देखता है तो मुन्नी नमाज पढ़ रही होती है, जिससे पवन को पता चल जाता है कि मुन्नी मुस्लिम है।
और अब पवन समझ जाता है कि मुन्नी मुस्लिम है, जिस वजह से वो ये बात रज़मा को भी बताता है कि मुन्नी मुस्लिम है। और जब वो लोग मुन्नी को ढूंढने जाते हैं कि तभी मुन्नी गायब हो चुकी थी, लेकिन तभी मुन्नी खुद ही पवन को ढूंढ लेती है। और अब उसी शाम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, जिसमें इंडिया का मैच बहुत ही खतरनाक चल रहा था। पाकिस्तान की तो पुंगी बजी पड़ी थी, लेकिन पवन और रज़मा को ये डर था कि अगर घर वालों को पता चला कि मुन्नी मुस्लिम है तो उनकी पुंगी बच जाएगी। और तभी जब पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी होने लगती है तो तभी अचानक से मुन्नी जोर जोर से ताली बजाने लगती है और उछल उछल कर नाचने लगती है, जिसके साथ ही वो अपने देश के झंडे को भी चूमती है। और जैसे ही पवन मुन्नी को पाकिस्तान का नाम बताता है तो मुन्नी हाथ ऊपर करती है। ये देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मुन्नी को उसके घर भेजने का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। और अब अगले दिन पवन मुन्नी को लेकर एक कोर्ट में जाता है, जहाँ पर पहले से ही कुछ आंदोलन चल रहा था। पवन ऑफिसर को बताता है कि उसे पाकिस्तान भेजना है, पर आदमी मुन्नी का पासपोर्ट मांगता, जो कि उसके पास नहीं था। और कोई प्रूफ न होने के साथ मुन्नी बोल भी नहीं सकती थी, जिस वजह से पवन मुन्नी को पाकिस्तान के लिए झगड़ा करने लगता है। और बहस करने की वजह से वो लोग उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन करने वाले आ जाते हैं, जिस वजह से पुलिस और कड़क हो जाती है और मारपीट तक बात आ जाती है, जिस वजह से पवन मुन्नी को बचाने के चक्कर में खुद पिट जाता है। और फिर कई देर मार खाने के बाद पवन मुन्नी के साथ बच निकलता है। लेकिन इतने बड़े आंदोलन की वजह से सरकार पाकिस्तान का वीजा और सभी कामकाज 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं। और फिर बाद में पवन को एक अंडरग्राउंड एजेंट के बारे में पता चलता है, जो कि ब्लैक में वीजा बनाया करता था। लेकिन जब वहाँ पर जाया जाता है तो वो एजेंट बताता है कि मैं पाकिस्तान को छोड़कर बाकी के सभी देशों का वीजा बनाता है। ये सुनकर पवन वो मुन्नी उदास हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी एजेंट उन्हें बताता है कि वो उन्हें पाकिस्तान दूसरे रास्ते से भेज सकता है, लेकिन उसके लिए 1,50,000 तक का खर्चा आएगा। जिस वजह से पवन पैसों का इंतजाम करने लगता है। ये देखकर रज़मा भी उनके घर के लिए जमा किए हुए पैसे पवन को दे देती है, जिसके बाद पवन मुन्नी को एजेंट के साथ जाने के लिए कहता है। पर मुन्नी जाने से मना कर रही थी, लेकिन अब पवन जबरदस्ती मुन्नी को आदमी के पास छोड़कर वहाँ से चाहती थी। लेकिन तभी जब पवन थोड़ा आगे जाता है तो थोड़ी ही देर में उसका मन बदल जाता है और वो वापस मुन्नी के पास जाने लगता है। पवन मुन्नी का पीछा करता रहता है, पर वो हर मोड़ पर मुन्नी को खो दे रहा था। और फिर थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद पवन एक गलत जगह पहुंच जाता है। पवन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुन्नी कहाँ होगी, जिसके बाद पवन हर कमरे में जाकर मुन्नी को ढूंढने लगता है। और फिर थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद पवन को मुन्नी मिल ही जाती है। इसका मतलब साफ था कि वो एजेंट मुन्नी को पाकिस्तान के बदले गलत जगह छोड़ने आया था। ये देखकर पवन दंग रह जाता है और उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगती है, जिसके बाद पवन उन लोगों की ऐसी कुटाई करता है कि वो लोग हकते वक्त भी याद रखेंगे। साथ ही में एजेंट भी कभी वीजा नहीं बना पाएगा। जिसके बाद पवन मुन्नी को लेकर वापस जाता है। लेकिन अब पवन हनुमान जी के सामने वादा करता है कि वो खुद मुन्नी को उसके घर छोड़ने जाएगा। लेकिन रज़मा कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कैसे करोगे। लेकिन पवन अपने वादे का पक्का होता है, जिसके अगले ही दिन पवन मुन्नी के साथ बस से पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाने लगता है। अब पवन मुन्नी के साथ पाकिस्तान बॉर्डर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है और एक आदमी उनसे कुछ पूछताछ करने लगता है। और वो ये भी बताता है कि अगर तुम पाकिस्तान बॉर्डर पार करना चाहते हो तो हमारे साथ आ जाओ, हमारी वहाँ पर सेटिंग चलती है। जिसके बाद पवन उन्हें मुन्नी की पूरी स्टोरी बताता है। जिसके बाद रात के उजाले में वो लोग बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो लोग एक सुरंग की मदद से हिंदुस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर के पार पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से जाने की बारी आती है तो पवन वहाँ से जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसने बजरंग बली से ये वादा किया था कि वो कोई भी काम चोरी छिपे नहीं करेगा। जिस वजह से वो पाकिस्तानी सेना की इजाजत लेने के लिए वहीं पर ही रुकता है। और तभी 10 मिनट के इंतजार के बाद वहाँ पर सेना आती है और वो पवन को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद पवन पूरी कहानी उन्हें बताता है और ये भी बताता है कि यहाँ पर वो एक सुरंग की मदद से आया है। उसकी सच्चाई देखकर उन्हें वापस बॉर्डर के उसी पार फेंक दिया जाता है। पर तभी फिर से पवन दूसरी सुरंग की मदद से सेना के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो लोग उसे मारने लगते हैं। पर तभी सेना का ऑफिसर मुन्नी की सच्चाई देखता है तो वो पवन को कहता है कि कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर